हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस में जैविक वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बिना किसी देरी के। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। साथियों, प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कथन अमीबा, दूसरा कथन कवक यानी फंजाई, तीसरा कथन बैक्टीरिया और चौथा कथन है पैरामीशियम। उपयुक्त जीवों में से कौन सा या फिर कौन से जीव जो कि बहुकोशिकीय जीव है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 4 और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन में केवल 1, 3, 4। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 यानी कवक और फंजाई। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, यानी ऐसे जीव जिनमें एक ही केवल कोशिका पाई जाती है उन्हें ही एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे कि अमीबा, फ्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। और ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि कवक, फंजाई, पादप तथा जानवरों की सारी प्रजातियां बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण माने जाते हैं। और प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर, यानी इस प्रक्रिया में कोशिकाएं जो अलग अलग भागों में बांटकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन चमगादड़, दूसरा भालू और तीसरा है कृंतक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोंटेड। उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की प्रघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 3 और डी में है शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कथन 1, 2 और 3 तीनों राइट है। शीतोष्ण एवं शीत कटिबंधों में निवास करने वाले जीवों के शीत ऋतु के प्रति या ठंड के प्रति निष्क्रिय या अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं, जिसमें वहां के अनेक प्राणी जो कि जाड़े की ऋतु बिताते हैं। इस अवस्था में अधिकांशतः शारीरिक क्रियाएं रुक जाती है और इनकी श्वसन दर है जो कि बहुत कम हो जाती है। इस दौरान जीव दीर्घकाल तक पूर्ण निष्क्रियता अवस्था में पड़ा रहता है। यह क्रिया नियत तापी तथा अनियत तापी दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले जंतुओं को दीर्घकाल तक अर्थात जाड़े के पूरे मौसम हेतु पर्याप्त ऊर्जा संग्रह करने की आवश्यकता होती है। शीत निष्क्रियता दर्शाने वाले जीवों में भालू सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सांप, मधुमक्खियां, चमगादड़ एवं कृंतक यानी रोंटेड में भी शीत निष्क्रियता पाई जाती है। इस प्रकार प्रश्न में वर्णित तीनों ही जंतु शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए के अंदर दे रखा है हिस्ट, डायफ्राम यानी मध्यफट, तिलचटा, पत्तियां और मछली। कॉलम बी में है क्लोम, अल्कोहल, वक्ष गुहा, रंध्र और श्वास रंध्र। साथियों, इन कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सही सुमेलित करना होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2, 3, 5, 4, 1।
यानी जो हिस्ट है वो सही सुमेलित होगा एल्कोहल के साथ, और डायफ्राम मध्यफट है वो वक्ष गुहा से सही सुमेलित होगा, तिलचट है वो श्वास रंध्र से सही सुमेलित होगा, पत्तियां हैं जो कि रंध्र से सही सुमेलित होगी, और लास्ट में बच्चा ई मछली जो कि क्लोन से सही सुमेलित होगा। यानी साथियों हिस्ट एक कोशिकीय जीव है, ये अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। श्वसन के समय वायु नासा गुहा श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े यानी फुफ्फुस में जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम यानी मध्यफट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। तिलचट्टा के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र है, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं और तिलचट्टों तथा अन्य कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियां का जाल बिछा होता है जो कि श्वास प्रणाली या फिर वातक कहलाते हैं। पादपों में पत्तियों की सतह बाह्य त्वचा पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है कि हिमोसाइनिन एक ऑक्सीजन अभिगमन धात्विक प्रोटीन है जो कुछ अकशेरुकी जंतुओं में विद्यमान होती है। इस प्रोटीन में क्या होता है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक ताम्र परमाणु है, या फिर 2 ताम्र परमाणु, या एक लोहा यानी आयरन परमाणु, या फिर लास्ट डी ऑप्शन में एक मैग्नीशियम परमाणु है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 ताम्र परमाणु है। यानी हिमोसाइनिन एक प्रोटीन है जिसमें 2 ताम्र परमाणु होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जो एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं ये प्रोटीन कुछ अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के आवागमन का कार्य करते हैं और मुख्यतः ये ऑर्थोपोडा व मोलस्का संघ के जंतु जगत में पाया जाता है। साथियों आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न यह है कि वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है रजत मिनाद, दूसरा ऑप्शन जेलीफिश, कटल फिश और उड़न मीन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी उड़न मीन। यानी कुछ जंतुओं के नाम जो मछलियों के नाम से समानता रखते हैं लेकिन ये वास्तविक मछलियां नहीं होती है, जैसे स्टारफिश, इकाई नोडर्म, जेलीफिश, निडेरिया, सिल्वर फिश, कीट वर्ग हैगफिश या मिक्सिन, साइक्लोस्टोमेटा, कटल फिश, मोलस्क आदि कुछ वास्तविक मछलियां हैं। कैटफिश, फ्लाइंग फिश, उड़न मछली, गोल्ड फिश, पाइप फिश, ग्लोब फिश और पेडल फिश, कैट फिश आदि। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है हमारा समुद्री गाय, दूसरा कथन है समुद्री घोड़ा और तीसरा कथन है समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन है जो कि स्तनधारी है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से चुनकर बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें ए ऑप्शन है केवल 1, बी में है केवल 1 और 3, सी में है 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है डी में 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन राइट है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3। यानी समुद्री गाय एक विलुप्त शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। साइरेनिया वर्ग का यह सबसे बड़ा जीव था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक यह विलुप्त हो गया यानी समाप्त हो गया। इससे सबसे नजदीकी रूप से जुड़ा जीवित जीव यूगोंगा है। और समुद्री सिंह एक मांसाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। हिप्पोकैम्पस वंश की
54 मछलियों की प्रजातियों को समुद्री घोड़ा उपनाम से भी जाना जाता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो कि कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन गुड़हल, सी में है गटपर्णी और डी में है गुलाब। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गटपर्णी। तो साथियों आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गटपर्णी पादप की है। तो साथियों देखते हैं आगे कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पादप कीट भक्षी कहलाते हैं। गटपर्णी, पिचर पादप, वीनस फ्लाइट ट्रैप तथा संड्यू कीट भक्षी पादप के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एगेरिक्स, दूसरा कथन नोस्टॉक और तीसरा कथन है स्पाइरोगायरा। उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब साथियों आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है ए में कथन 1 और 2, बी में है 2 और सी में 2, 3, लास्ट है 3। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कथन केवल 2 यानी नोस्टॉक। नोस्टॉक नील हरित शैवाल का एक प्रकार होता है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में किया जाता है। नोस्टॉक का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में विभक्त यानी बंटा नहीं होता है। ये जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर कॉलोनी या समूह यानी ग्रुप बनाकर रहते हैं। एगेरिक्स मशरूम के वंश का है। इसमें दोनों प्रकार के मशरूम की जातियां अर्थात खाने योग्य व विषाक्त सम्मिलित है। ये कवक वर्ग का जीव है। स्पाइरोगायरा के बारे में अब बात करते हैं, यानी स्पाइरोगायरा को सामान्यतः वाटर सील के नाम से भी जाना जाता है। साथियों अब आपको अगर एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ लिया जाए कि स्पाइरोगायरा को दूसरे यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाटर सील के नाम से। यह सामान्यतः साफ जल में पाया जाता है। पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है? पहला ऑप्शन डॉल्फिन, दूसरा शार्क और तीसरा है व्हेल और लास्ट ऑप्शन है सुनसे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी शार्क, यानी असमतापी जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का आंतरिक तापमान बाहरी वातावरण के बदले हुए तापमान के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इनकी उपापचयी क्रियाएं बाहरी तापमान के साथ बदल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए सरीसृप, कोट, उभयचर, सारक आदि। और समतापी वे जंतु होते हैं जो अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित रखते हैं। बाहरी पर्यावरणीय बदलाव से शरीर की उपापचयी क्रिया में कोई बदलाव नहीं आता है। और उदाहरण के तौर पे जैसे देखा जाए स्तनधारी एवं पक्षी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्रश्नांश में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। पहला कथन है गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। दूसरा कथन है गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन में दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, और बी ऑप्शन में दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु
कथन 2 का स्पष्टीकरण 1 नहीं है, और सी में है कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है, और डी में है कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कथन 1 है जो कि सही है किंतु कथन 2 है वो बिल्कुल गलत है। गिरगिट की ऊपरी सतह पर वर्णक उपस्थित होते हैं। इस स्तर के नीचे क्रिस्टल होते हैं। इन्हीं क्रिस्टल के मध्य के अंतर को बदलते हुए परिवेश के रंग के अनुरूप गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलता है। यानी इन क्रिस्टल के मध्य के अंतर को बदलने से क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जिससे त्वचा का रंग बदल जाता है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किन या फिर किस समर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। पहला ऑप्शन है मत्स्य और उभयचर, दूसरा ऑप्शन है उभयचर और सरीसृप, सी ऑप्शन है केवल सरीसृप, और लास्ट ऑप्शन है केवल उभयचर। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उभयचर और सरीसृप दोनों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। यानी उभयचर वर्ग के जंतु जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनकी त्वचा नम होती है। ये नेत्र पलक वाले होते हैं। श्वसन कुलोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। यानी इनका श्वसन है जो कि कुलोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है, और इनका हृदय जो कि 3 प्रकोष्ठों का बना होता है, यानी त्रिकोष्ठीय होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर देखा जाए बुफो, मेंढक आदि। यानी सरीसृप अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठों का होता है। और मत्स्य वर्ग में हृदय है जो कि बिल्कुल 2 ही प्रकोष्ठों वाला होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों प्रश्न है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है पत्तों में, या फिर तने में, जड़ों में, या फिर इनमें से, यानी या फिर इनमें संश्लेषण होता ही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तने में। यानी नागफनी के पौधे में जो प्रकाश का संश्लेषण होता है वो होता है तने में। यानी नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, और मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां जो कि कांटों का रूप ले लेती है, जो कि आप इन्हें तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। इससे पत्ती में होने वाली वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल हायसी में कमी आती है, और नागफनी में पत्ती जैसे संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक, यानी बहुत काफी गहराई तक चली जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन, केंचुए का मेरुदंड जो कि लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। बी ऑप्शन, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से निस्तारण एवं संकुचन से होती है। सी ऑप्शन है, शरीर की अध्य सतह पर शंकु यानी बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। और डी ऑप्शन है, केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। यानी केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घटने यानी संकुचन और बढ़ने यानी विस्तारण में सहायक होती है, यानी सहायता करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ है जो कि गति करता है।
और केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायता करते हैं। और केंचुए जो कि अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस जगत या फिर किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? पहला ऑप्शन है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल मोनेरा, बी ऑप्शन केवल प्रोटिस्टा, सी में है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों, डी ऑप्शन में है प्रोटिस्टा और कवक दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। यानी आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जो कि 5 जगतों में बांटा गया है, यानी उन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा गया है। ये 5 जगत कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यानी मोनेरा है जो कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह होता है और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव का समूह होता है। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी हो जाता है। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं और पादप सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव का समूह है। जंतु जगत यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का एक वर्ग माना जाता है। तो चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है केंचुए है जो कि श्वसन कार्य है वो त्वचा से करते हैं, और दूसरा कथन है मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। साथियों, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और सी में है 1 और 2 दोनों सही है, डी में है न तो 1 और न ही 2। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन हमारे राइट होंगे। यानी केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन जो कि आसानी से हो जाता है। और मेंढक है एक उभयचर जंतु है जो जल के अंदर और बाहर भी श्वास लेते हैं, और जल के अंदर भी ये जल के बाहर फेफड़े व मुंह के अस्तर की सहायता से सांस लेते हैं, जबकि जल के अंदर अपनी त्वचा के सारे श्वसन करते हैं। इनकी भी त्वचा है जो कि आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि विभिन्न संजीवों में यानी विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है हीस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, और दूसरा कथन है शैवाल में जनन है जो कि प्रक्रिया है जनन की प्रक्रिया वो खंडन के माध्यम से संपन्न होती है, और तीसरा जो हमारा कथन है मोस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन है जो कि राइट है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। जिसमें पहला ऑप्शन है जिसमें दे रखा है केवल 1 और 2 या फिर 2, 3 या 3, और लास्ट डी ऑप्शन में है तीनों कथन यानी 1, 2 और 3। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यानी उपयुक्त जो तीनों कथन है वो सही होंगे, यानी डी आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हीस्ट एक एकल कोशिका यानी एक कोशिका जीव है, एक कोशिक जीव है जिसमें जनन है जो कि मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है, और मुकुलन में हीस्ट कोशिका से
छोटा मुकुल यानी कली बाहर निकलता है और अपनी जनक कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है, यानी नई इष्ट कोशिका का निर्माण करता है। और शैवाल में जनन की प्रक्रिया खंडन यानी विखंडन के माध्यम से संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में शैवाल जैसे स्पाइरोगारा 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं और मोष और फरन जैसे पादपों में जनन है जो कि बीजाणु द्वारा होता है और बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है खमीर हिस्ट, और दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, सी में है मानव और डी ऑप्शन है पादप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जीवाणु। यूकेरियोटिक जीवों की जो कोशिका संरचना है वो जटिल होती है, जिसमें केंद्रक एक विशेषीकृत उपांग उपस्थित होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ कवक यानी खमीर और शैवाल मानव आदि। पादप सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का एक समूह होता है। और प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका संरचना साधारण होती है, जिसमें केंद्र के एक उपांग उपस्थित नहीं होते, जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? पहला ऑप्शन मकर एवं शुतुरमुर्ग, बी ऑप्शन हैगफिश तथा डॉगफिश, और सी में है कछुआ तथा शुतुरमुर्ग, और लास्ट ऑप्शन है मोर तथा ऊंट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोर तथा ऊंट। यानी जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत के आधार पर इन्हें है जो कि 2 समूहों में बांटा गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। गर्म रक्त वाली प्रजातियां नियततापी और दूसरा है शीत रक्त प्रजातियां यानी अनियत तापी। नियततापी जीवों में शरीर का तापमान जो कि आंतरिक रूप से नियंत्रित रहता है। शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है। और पक्षी और स्तनधारी नियततापी जीव है, अतः मोर तथा ऊंट नियततापी जीवों की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन, केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं यानी श्वास लेते हैं। बी ऑप्शन, केंचुए है जो कि त्वचा द्वारा श्वास लेते हैं। सी ऑप्शन, केंचुए है जो कि मुख यानी अपने मुंह द्वारा श्वास लेते हैं। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंचुआ है जो कि अपने त्वचा द्वारा श्वास लेते हैं। केंचुआ अपने त्वचा द्वारा श्वास लेते अतः विकल्प बी सही है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस जगत यानी किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? पहला ऑप्शन है केवल मोनेरा, बी में है केवल प्रोटिस्टा, सी में है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों, और डी ऑप्शन है प्रोटिस्टा और कवक दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। यानी आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटेफर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जो कि जगत नामक 5 बड़े वर्गों में यानी 5 बड़े ग्रुपों में बांटा है। ये 5 जगत कौन कौन से आप देख सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यानी मोनेरा है जो कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है, और जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह होता है। हालांकि ये कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो जाते हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं, और पादप सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का एक समूह होता है। और जंतु जगत यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का एक वर्ग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों,
प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। दूसरा कथन, घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। और तीसरा कथन, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3 और डी ऑप्शन में है तीनों कथन, यानी 1, 2 और 3। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो हमारा कथन 1 और 2 है वो राइट होगा। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच एकल कोशिकीय यानी सिंगल यूनिट होता है। यह घोंघे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। और घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं, और घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट यानी संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है एस्टीरियोसेस, दूसरा ऑप्शन समुद्री एनिमोन, और सी ऑप्शन नेरिस, और डी ऑप्शन में है एकाइनस यानी तीक्ष्ण वर्दी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेरिस, यानी नेरिस एनिलिडा जो संघ का प्राणी है। इस संघ के प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी एवं कभी कभी है जो कि परजीवी भी हो जाते हैं। वास्तविक देह गुआ वाले ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। और द्विपार्श्व जो सममिति से तात्पर्य एक ही अक्ष से जो गुजरने वाले रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित होता है, यानी बंट जाता है। और नेरिस में नर व मादा अलग अलग होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है मछली, और दूसरा कथन है स्क्विड, तीसरा कथन है ऑक्टोपस। उपयुक्त कथनों में से किसका या फिर किनका शरीर है जो कि धारा रेखीय नहीं होता है? साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा ऑप्शन 1 और 2, और सी में है केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन में 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कथन जो कि 2 और 3 है वो राइट आंसर हो गए। यानी मछली का शरीर है जो कि धारा रेखीय होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। और दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी जो कि धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड व ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न यह है कि कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं, और दूसरा कथन है सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा केवल 2, और सी में 1 और 2 दोनों सही है, और डी में है न तो 1 और न ही 2। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। यानी जंतुओं के शरीर में
रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। और मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाते हैं। और पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु हैं जो कि अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड पदार्थों के रूप में करते हैं। ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जो कि मुख्यतः सफेद रंग का एक यौगिक होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। देखते हैं अगला प्रश्न। मोनेरा जगत यानी किंगडम के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और दूसरा कथन है, नील हरित शैवाल इस जगत का एक उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन राइट है? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों राइट है, और डी ऑप्शन में है न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी यानी केवल 2 है, जो कि राइट होगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मोनेरा जगत के जीवों में से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में जो कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति के न होने के कारण जो मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन यानी आए बदलाव, जो कि तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के न होने या फिर न होने के कारण आए बदलावों से भिन्न होते हैं। और इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनमें शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। यानी पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और जीवाणु नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा इस जगत के जीवों को यानी इस जगत के जीवों के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक है जो कि स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, उनके शरीर पर बाल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उनमें से कुछ है जो कि अंडे देते हैं। और तीसरा सी ऑप्शन है, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। और डी ऑप्शन है, कुछ जलीय होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी यानी उनके हृदय में जो कि 3 कोष्ठ यानी त्रिकोष्ठ होता है। यानी स्तनधारी वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान और जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफा जैसे कि वातावरण में भी पाए जाते हैं। इस वर्ग के कुछ प्राणी हैं जो कि उड़ने तथा पानी में रहने के भी अनुकूल होते हैं। और इनकी जो त्वचा पर रोम भी पाए जाते हैं और बाह्य कर्णपाल भी पाए जाते हैं। प्लेटिफस या इक्विल एवं स्पाइन एंटेटर या एक्डिना मोनोट्रेमाटा गण आदि स्तनधारी अंडे देते हैं। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। और इनका जो हृदय है वो 4 प्रकोष्ठों का होता है तथा श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फंजाई यानी कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस जगत के जीव जो कि मृतजीवी होते हैं। और दूसरा कथन, इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। तीसरा कथन, फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन है जो कि सही है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, सी में है केवल 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन राइट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी फंजाई विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जो कि इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। साथियों आशा करता हूं अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का जो प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने हमारा वीडियो ये अंत तक अपने जो माइंड को सेट करके अगर देखा है तो
यानी अगर आपको एग्जाम के अंदर इस तरह पूछ लिया जाए कि जो फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जो है जीव है उनको मृतजीवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बन पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इनमें कई जो अपने जीवन की अवस्था यानी जीवन की जो विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं। और कवकों की कुछ प्रजातियां हैं जो कि नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं यानी सहजीविता कहा जाता है। साथियों, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारी इस एक ही प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप हमारे सभी प्रश्नों को यानी प्रत्येक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन भी कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति भी पाई जाती हैं। और हिस्ट्री मशरूम, एस्परलिजेस और पेनिसिलियम तथा एग्रिक्स फंजाई जगत के कुछ उदाहरण है। चलिए साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है यानी 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित है? पहला कथन मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक और चौथा प्लांटी और लास्ट जो कथन है एनिमेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके इस प्रश्न का राइट आंसर चुनिए। पहला जो हमारा ऑप्शन है 1 2 3 और बी में है 2 3 4, सी में है 3 4 5 और डी ऑप्शन में है 1 2 3 4 5 यानी पांचों कथन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1 2 3 4 5 यानी जो हमारा डी ऑप्शन यानी जो पांचों कथन वो राइट है। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। विटेफर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों को जो कि 5 जगत में बांटा गया है वो कौन कौन से है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी जिसको कवक भी कहा जाता है और प्लांटो और एनिमेलिया। यानी ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं। कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक जीव है और जीव का शरीर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय है। इनमें बहुकोशिक जीवों की संरचना जो कि जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता और कॉर्लवोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत के आर्कियोबैक्टीरिया और यूकैरियोबैक्टीरिया में बांट दिया था। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया, जैसे कि आप इस प्रकार देख सकते हैं। जगत, किंगडम, फाइलम जंतु, डिवीजन पादप और वर्ग यानी क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस और जाति स्पीसीज। यानी इस प्रकार वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑक्टोपस और दूसरा है व्हेल और डी ऑप्शन जो तीसरा कथन है डॉल्फिन। यानी उपयुक्त में से किसमें या फिर किनमें जो कि श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते हैं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और बी ऑप्शन में है 1 और 2, सी में है केवल 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। यानी जल में जो श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल यानी क्लोम होते हैं, गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर अपनी जो समुद्र सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है थैलोफाइटा में सुविभेदित यानी सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है। दूसरा ऑप्शन है फ्यूनेरिया एक कवक यानी फंक्स है और सी ऑप्शन में है सभी टेरिडोफाइट
पुष्पोद्भिद फेनरोगम होते हैं, और डी ऑप्शन है ब्रायोफाइटों में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। यानी थैलोफाइटा वर्ग के पौधों के शरीर के सभी घटक जो कि पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी जो संरचना मूल, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती है, यानी इनमें नहीं बंटती है। और फ्यूनेरिया यानी मोस ब्रोफाइटा वर्ग के पादप हैं, और टेरिडोफाइट वर्ग के पौधे पुष्पोद्भिद नहीं होते, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। और ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादपों में जल एवं अन्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है मछली, और दूसरा हाइड्रा, और तीसरा कथन है स्पंज। उपयुक्त कथनों में से किसमें या फिर किनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन 1 और 2, सी में है केवल 2 और 3, और डी में है तीनों कथन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कथन केवल 2 और 3 राइट होगा। यानी हाइड्रा और स्पंजों जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है, और जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी लेके बाहर आता है। अतः परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती है, और सामान्यतः मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कि सही वर्गीकी पदानुक्रम है? पहला ऑप्शन जगत किंगडम संघ गण वंश कुल वर्ग जाति, और बी ऑप्शन में है जगत गण वर्ग संघ कुल वंश जाति, और सी में है जगत वर्ग गण संघ कुल जाति वंश, और डी ऑप्शन है जो हमारा लास्ट ऑप्शन है जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभक्त किया जाता है, यानी उनको विभिन्न समूहों में जो कि बांटा जाता है, उसे वर्गीकरण विज्ञान या फिर वर्गीकी भी कहते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम जो कि आपने देखा है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति है। और उदाहरणतः समस्त जीवों को 5 जगत यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, पादप या प्लांटी, और जंतु यानी एनिमेलिया में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हीं 5 जगत को आगे विभिन्न संघों वर्ग गण कुल वंश जाति में विभक्त किया जाता है, और इस प्रकार वर्गीकरण की आधारभूत इकाई यानी स्पीसीज है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन यानी जगत प्रोटिस्टा, और बी में है मोनेरा जगत, और सी में प्लांटी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा जगत। यानी ए कोशिक, शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के जीवों के कुछ उदाहरण हैं, और अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ वर्ग के प्रमुख जीव माने जाते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिक के यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? पहला ऑप्शन केकड़ा, और बी ऑप्शन है बरूथी, सी बिच्छू, और डी ऑप्शन मकड़ी। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केकड़ा।
यानी उपयुक्त सभी जीव ऑर्थोपोडा संघ के हैं, किंतु इनमें से बिच्छू, मकड़ी और बरूथी ये तीनों जो कि आर्कियनिडा वर्ग के जीव है, जबकि केकड़ा मेलेकोस्ट्रिका वर्ग का जीव है। अतः उपयुक्त में से केकड़ा ही भिन्न है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जंतु जगत में ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, जिसमें सामान्यतः लक्षण संधियुक्त पाद, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र आदि इत्यादि। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पढ़ते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए यानी मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके राइट आंसर को चुनिए। जिसमें सूची फर्स्ट है, जिसमें कुछ जंतुओं के नाम दे रखे हैं, वो आपको बता देता हूं। एस्केरिस और मलेरिया परजीवी, घरेलू मक्खी और गाय। सूची सेकंड के अंदर कुछ संघ दे रखे हैं, सुना देता हूं। स्तनी वर्ग मेमेलिया और संधिपाद संघ ऑर्थोपोडा और सूत्रकृमि संघ निमेटोडा और आदि जंतु प्रोटोजोआ। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3 4 2 1। तो चलिए देखते हैं, इसको मिलान करते हैं। जो सूची फर्स्ट में दे रखा है ए में एस्केरिस जो कि सही सुमेलित होगा 3 नंबर यानी सूत्रकृमि संघ निमेटोडा से, और बी में दे रखा है मलेरिया परजीवी जो सही सुमेलित होगा 4 नंबर से यानी आदि जंतु प्रोटोजोआ से, और सी में दे रखा है घरेलू मक्खी जो सही सुमेलित होगा संधिपाद संघ ऑर्थोपोडा से, और डी में लास्ट गाय जो कि संघ के अंदर सही सुमेलित होगा नंबर 1 से स्तनी वर्ग मेमेलिया से। यानी निमेटोडा जो प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। सामान्यतः इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए एस्केरिस, गोलकृमि, पिनकृमि, फाइलेरिया क्रम, हुक वर्म आदि। यानी मलेरिया परजीवी एक प्रोटोजोआ है और मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। और ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति ऑर्थोपोडा ही है। जुड़े हुए पैरों के आधार पर ऑर्थोपोडा को 4 वर्गों में बांटा गया, यानी 4 वर्गों में उन्हें विभाजित किया गया है। क्रस्टेशियन, मिरियापोडा, एरिनोकोडा और चौथा है इंसेक्टो यानी घरेलू मक्खी। इंसेक्टा कीट वर्ग के अंतर्गत आती है। यानी स्तनधारी वर्ग के प्राणियों का सर्व प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि का पाया जाना है, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं और कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। गाय स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है ये जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, और दूसरा कथन है अमीबा अपनी आकृति पर स्थिति निरंतर बदलता रहता है, और तीसरा कथन है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल शगन केंद्रक एवं कोशिका ध्रुव में बुलबुले के समान अनेक गानियां यानी अनेक कहानियां होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन राइट है? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 3 और डी ऑप्शन में है 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन राइट है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन राइट है। यानी ये जलाशयों में पाए जाने वाला एकल कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिकीय जीव है जो कि अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली एवं एक गोल शगन केंद्रक एवं कोशिका ध्रुव में बुलबुले के समान अनेक गानियां उपस्थित होती हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि स्टार फिश यानी तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन राइट है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए दोनों कथनों को पढ़ के इन नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से चुनकर आपको राइट आंसर बताना होगा। जिसमें पहला कथन है
इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। और दूसरा जो कथन है, वक्सन के लिए यह कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमस्य बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खा लेती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। साथियों, इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और दूसरा ऑप्शन है केवल 2। सी में है 1 और 2 दोनों सही हैं और डी में है न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी उपयुक्त दोनों कथन है जो कि सही है। इकाइनोडर्म की सदस्य तारा मछली भोजन को सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है। तो साथियों, आप ये जो तस्वीर देख सकते हैं, ये स्टारफिश यानी तारा मछली की तस्वीर है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है यानी भोजन ग्रहण करती है और कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमस्य बाहर निकालती है, जो कि आप ये जो राइट साइड के अंदर जो तस्वीर है इसके अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें इसका अमस्य जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है तथा जंतु के कोमल भाग को खाते हैं और अमस्य वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है और दूसरा कथन है, फुफ्फुस सीरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है और दूसरा है केवल 2 सही है। सी में है 1 और 2 दोनों सही है और डी में है दोनों गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही गलत है। यानी उपयुक्त दोनों कथन है जो कि गलत है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाती है और फुफ्फुस सिरा है जो कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। पहला कथन है, प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा कथन है, एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जो कि विषमपोषी होते हैं। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों और डी में है न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, केवल 2। यानी कथन 1 गलत है। जो हमारा सही ऑप्शन है बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है और एनिमेलिया वर्ग में ऐसे सभी जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव है जो कि विषमपोषी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत जीविक विधि पर निर्भर होता है। पहला ऑप्शन है एगेरिक्स, दूसरा है यूलोथ्रिक्स और सी में है रिक्सिया और डी ऑप्शन में है क्लेडोफोरा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए एगेरिक्स, यानी मृत जीवी के जीव होते हैं, यानी ये मृत जीवी के जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। कवक यानी फंजाई और कुछ जीवाणु मृत जीवी की श्रेणी में आते हैं और एगेरिक्स कवक जगत के अंतर्गत आने वाली मशरूम की प्रजाति जिसमें खाद्य एवं जहरीली दोनों प्रकार की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एगेरिक्स और दूसरा है नोस्टॉक और तीसरा कथन है हमारा
स्पाइरोगाइरा। यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन है जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और सी में है 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है केवल 3। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, केवल 2। यानी नोस्टॉक जो कि नील हरित शैवाल का एक प्रकार होता है, इसमें प्रोटीन है जो कि प्रचुर मात्रा में ही पाया जाता है, जिसके कारण इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में किया जाता है। तो साथियों, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार ये नोस्टॉक की तस्वीर है। नोस्टॉक का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में विभक्त नहीं होता है। ये जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर कॉलोनी या समूह बनाकर रहते हैं और एगेरिक्स मशरूम के वंश का है। इसमें दोनों प्रकार के मशरूम की जातियां अर्थात खाने योग्य व विषाक्त सम्मिलित है। ये कवक वर्ग का जीव यानी कवक यानी किंगडम जो कि फंजाई वर्ग का जीव है। स्पाइरोगाइरा को सामान्यतः वाटर सील के नाम से भी जाना जाता है। ये सामान्यतः साफ जल में पाया जाता है। पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। इसका प्रयोग जो कि जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। तो साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है जिसमें दे रखा है 100 से 110 बार और बी ऑप्शन में है 70 से 80 बार और सी में है 90 से 100 बार और डी में है 25 से 30 बार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 70 से 80 बार। यानी परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय जो कि 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के अंदर मिलान करना है यानी सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर को चुनिए, जिसमें सूची फर्स्ट में दे रखा है तिलचटा, पक्षी, मछली, सर्प और सूची सेकंड के अंदर दे रखा है इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। दूसरा पॉइंट है सेकंड सूची के अंदर इसका शरीर धारारेखीय होता है और तीसरा पॉइंट है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और चौथा पॉइंट है सूची सेकंड के अंदर इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में विस्तार मुड़ा होता है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। यानी जो तिलचटा है वो जो कि सही सुमेलित होगा नंबर 3 से सूची सेकंड में। यानी तिलचटा है इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और बी जो फर्स्ट सूची में दे रखा है पक्षी जो कि सही सुमेलित होगा सूची सेकंड के अंदर नंबर पॉइंट 1 से, यानी इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और तीसरा जो फर्स्ट सूची के अंदर है सी में मछली जो सही सुमेलित होगी 2 नंबर पॉइंट से, यानी इसका शरीर है जो कि धारारेखीय होता है। और सर्प है जो कि सही सुमेलित होगा नंबर 4 से, यानी इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में विस्तार मुड़ा हुआ होता है। तो साथियों, यह तस्वीर आप देख सकते हैं तिलचटा की तस्वीर है। तिलचटे का जो शरीर है वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है और तिलचटे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती है। और साथियों, पक्षियों की जो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। अग्निपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है और मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारारेखीय कहलाती है और मछली शरीर के दोनों और एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती रहती है।
और सर्प का मेरुदंड है जो कि लंबा होता है और शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं और सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ होता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देते हैं। इस कारण सर्प है जो कि बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता रहता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकाग्र क्रम में वलय यानी लूप बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति में जो गति करता रहता है। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो ये कैसा रहा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे हम नए जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।